डियर स्टूडेंट, आज हम जो है जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो हायर प्लांट्स की में कंसीडर होते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दोनों जो है, एंजियोस्पर्म जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जिसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स इनको स्टडी किया है। और हमने टाइडोफाइट्स में देखा था कि यहाँ टाइडोफाइट्स तक आते आते रूट, स्टेम और लीफ, ये स्ट्रक्चर जो है अच्छे से डेवलप हो गई थी प्लांट्स में। देखिए इन प्लांट्स को देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लांट है ये है साइकस। ये जो है इस तरह का प्लांट आपने पार्क में काफ़ी देखा होगा, ये साइकस होता है। ये जो दूसरा प्लांट देख रहे हैं ये है पाइनस। इस पाइनस का जो शेप है इस तरीके का कॉनिफर शेप, जैसे ट्राइंगल जैसा इस तरह का शेप होता है, इसको कॉनिफर शेप कहते हैं। अभी ये कॉनिफर शेप का क्या फ़ायदा है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ मैं ये डायग्राम्स क्यों दिखा रहा हूँ, एक झाड़ी जैसा एक आपको प्लांट दिख रहा है, इसकी पंखे जैसी इस तरीके से बाइलोब इस तरह की पत्तियाँ होती हैं, राइट, इसको कहते हैं एफेड्रा। तो यहाँ देखने का हमारा पर्पज़ यही है कि यहाँ पे एक मीडियम हाइट से लेके और छोटे प्लांट जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जो है यहाँ पे छोटे झाड़ी जैसे भी प्लांट्स हैं, जैसे एफेड्रा। यहाँ पे मीडियम हाइट, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होता साइकस, और थोड़ा सा कंपैरेटिवली मीडियम रेंज में अगर हम कंसीडर करें तो पाइनस आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं इनमें डेवलप्ड रूट सिस्टम है, स्टेम क्लियर है, लीफ जो है पूरी तरह विकसित हो चुकी हैं। तो इनके जो है हम जनरल कैरेक्टर्स को अब आगे स्टडी करेंगे, राइट। तो जिम्नोस्पर्म जो है, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि इनको जिम्नोस्पर्म क्यों बोला गया, राइट। तो देखिए जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे सीड डेवलप हो गया है। हमने टाइडोफाइट्स में भी ये मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ से हेटेरोस्पोरी कंडीशन और उसका सीड के साथ क्या, सीड डेवलपमेंट के साथ क्या संबंध है, इसको हमने देखा था वहाँ पे। तो जो जिम्नोस्पर्म है इनमें सीड तो डेवलप हो गया है, लेकिन वो नेक्ड सीड है। नेक्ड सीड का मतलब कि सीड के बाहर फ्रूट नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्या रीजन थे, वो सब हम देखेंगे। जिम्नोस्पर्म जो टर्म था वो थियोफ्रेस्टस ने दी। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आज की डेट में पूछे नहीं जाते, जस्ट फॉर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। और स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म को हम जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों जो हैं स्पर्मेटोफाइटा, एक टर्मिनोलॉजी शुरू होती है, एक यूज होती है स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं कि वो प्लांट जहाँ पे सीड डेवलप हो गए हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। तो स्पर्मेटोफाइटा कैटेगरी में आपको दो ही ग्रुप मिलेंगे, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म में सीड तो पाए जा रहे हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं पाए जा रहे हैं। तो फ्रूट इज एब्सेंट बट सीड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो सीड है उसके चारों तरफ फ्रूट नहीं है, इसीलिए इस तरह के सीड को कहते हैं नेक्ड सीड। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या हो गया है, एंजियोस्पर्म में फ्रूट और सीड दोनों ही डेवलप हो गए हैं, इसलिए वहाँ पे जो सीड हैं उनको कवर्ड सीड कहते हैं। ये एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। अब अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बनता है कि जिम्नोस्पर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और ये मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ये कोल्ड रीजन्स में ही पाए जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है। और कोल्ड रीजन में पाए जाने के कारण मोस्टली प्लांट्स की जो शेप होती है इस तरीके से कॉनिफर शेप होती है। कॉनिफर शेप होने का कारण यही होता है कि ठंडे इलाकों में जब बर्फ़ पड़ती है तो कॉनिफर शेप होने के कारण बर्फ़ जो है इन प्लांट्स पे ज़्यादा जो है नहीं स्टे कर पाती और नीचे गिर जाती हैं, इसीलिए इस तरह के प्लांट्स में जो शेप होती है वो कॉनिफर शेप पाई जाती हैं। दैट इज़ द रीज़न। और इंडिया में इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो हिमालय रीजन्स में पाए जाते हैं। अब ठंडे जो देखिए, कोई अक्सर एक क्वेश्चन से यहाँ पे आता है कि ये जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे आप बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे देखोगे जो जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स में आते हैं। जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स कहते हैं वो कैरेक्टर्स जो
हाई टेम्परेचर या पानी की कमी वाले एरिया में जो प्लांट्स दिखाते हैं। जैसे अगर हम डेजर्ट्स प्लांट्स में देखें तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्लांट्स में हम ये देखते हैं कि उसमें जो है एपिडर्मिस पाई जाती है और स्टोमेटा जो है वो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। तो इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं वो डेजर्ट कैरेक्टर्स या जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब ये चीज़ बड़ी परेशान करती है। बच्चा सोचता है कि हिमालय रीजन्स में तो बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे पैदा होने वाले ग्रो होने वाले प्लांट्स के पास ऐसी क्या कैरेक्टर्स हो गया कि उनको जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स डेवलप करने पड़े। तो उसका रीज़न ये होता है स्टूडेंट कि कोई भी जो ड्राइनेस होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस और एक होता है फिजिकल ड्राइनेस। फिजिकल ड्राइनेस का मतलब होता है कि कोई जगह जहाँ पे पानी है ही नहीं, जैसे डेजर्ट है तो वहाँ पे पानी है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो फिजिकल ड्राइनेस के कारण डेवलप हुए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाटर तो है लेकिन वो एक ऐसी फॉर्म में है, एक ऐसी फिजिकल फॉर्म, दूसरी फिजिकल फॉर्म में है जिससे प्लांट ईजिली उसको यूज नहीं कर सकते। और इनके साथ वही केस है। ये जो वाटर वहाँ पे मौजूद होता है हिमालय रीजन्स में, मोस्टली टाइम वो आइस के फॉर्म में होता है और आइस के फॉर्म में प्लांट जो हैं उसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो प्लांट्स हैं इनमें फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, मतलब पानी तो है लेकिन वहाँ पानी की फिजिकल फॉर्म इस तरीके से आइस के फॉर्म में होने के कारण प्लांट उसको यूज नहीं कर पा रहे ईजिली, प्लांट्स के लिए वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। इसलिए प्लांट जो हैं वो पानी की कमी महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। और फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस की कंडीशन के कारण जिम्नोस्पर्म में कैसे कैरेक्टर डेवलप हो गए हैं, जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इनमें? एक तो ये कि इनमें जो लीफ का साइज होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्पाइन फॉर्म में होता है, सुई जैसी, जैसे पाइनस में और इनमें आप लीफ देखोगे। जैसे अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं और उस स्लाइड्स में अगर हम पाइनस की लीफ और साइकस की लीफ को देखें तो देखिए यहाँ पे जो लीफ है छोटी छोटी फॉर्म में कटी हुई हैं। पाइनस की भी लीफ इसी तरह की कुछ फॉर्म में पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि लीफ बहुत छोटी छोटी फॉर्म में, स्पाइन फॉर्म में पाई जाती है। स्टोमेटा अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, एपिडर्मिस मल्टीलेयर होती है और बहुत सारे अदर जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स भी यहाँ पे देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स पाए गए हैं, वेस्कुलर प्लांट्स हैं, क्योंकि टाइडोफाइट से ही वेस्कुलर बंडल्स की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे जो है वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम दोनों पाए गए हैं, लेकिन जाइलम के अंदर मोस्टली प्लांट्स में ट्रैकिड्स ही पाई गई है, उनमें वेसल्स नहीं पाई गई है, राइट। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स में जो है वेसल्स नहीं पाई जाती, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। 3 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ट्रैकिड्स के साथ साथ वेसल्स भी पाई जाती है और ये प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 3 प्लांट्स कौन कौन से हैं जिनमें जाइलम में ट्रैकिड्स के साथ साथ वेसल्स भी पाई जाती है? नीटम, एफेड्रा एंड वेलवेस्चिया, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कंजॉइंट होते हैं। कंजॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, जाइलम और ये फ्लोएम, ये हो गया कंजॉइंट। कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब एक ही जाइलम होगा, सॉरी जाइलम और फ्लोएम की संख्या इक्वल होती है एक दूसरे के, ओपन होते हैं। मीन्स यहाँ पे देखिए, अब ये जो ओपन एंड एंडार की वाली जो कंडीशन ये डिपेंड करती है कि ये जो है आप स्टेम में बात कर रहे हो या रूट में बात कर रहे हो। अगर हम रूट में देखें तो ये क्लोज होते हैं, स्टेम में देखें तो ओपन होते हैं। रूट में एंडार्क और एक्जार्क, स्टेम में एंडार्क और एक्जार्क अलग अलग होते हैं। मतलब स्टेम में जो है रूट और स्टेम में आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि रूट में एंडार्क और स्टेम में भी एंडार्क होगा, वो डिपेंड करता है कि आप इन वेस्कुलर बंडल्स को स्टडी कहाँ पे कर रहे हो, राइट। तो ये ओपन और एंडार्क सबके लिए कॉमनली यूज करना थोड़ा गलत रहेगा। वेस्कुलर कैम्बियम जो है प्रेजेंट होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब कि आप जो हैं ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है ये स्टेम के रेस्पेक्ट में किया गया है। आप हमेशा याद रखें ये रूट में लागू नहीं होते। रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो यहाँ पे ओपन नहीं होते, क्लोज होते हैं, और वहाँ एंडार्क नहीं होते, एक्जार्क होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेम में कैम्बियम पाई जाएगी और कैम्बियम होने के कारण यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है, जबकि टाइडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं थी, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ मिल रही है। और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही इनमें वुडी नेचर, मतलब इनमें वुड डेवलप हो जाती है, ठीक है।
ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हमने देखे। इसके बाद हम इनके प्लांट्स को अगर देखें तो प्लांट जो है वो मीडियम हाइट से लेके और स्मॉल हाइट के भी प्लांट हैं और मीडियम और लॉन्ग हाइट वाले भी प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं। स्टेम जो है वो अनब्रांच भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भाई अगर आप साइकस में देखोगे तो वहाँ स्टेम में ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन अगर पाइनस में, सेड्रस में देखोगे तो यहाँ पे ब्रांचिंग पाई जाती है। अब रूट्स को देखें तो यहाँ पे यूजुअली टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। टेप रूट सिस्टम में ये होता है मूसला मूल कहते हैं इसको हिंदी में। यहाँ पे मेन इस तरीके से प्राइमरी रूट है और इससे इस तरीके से सेकेंडरी, टर्सरी इस तरीके से रूट्स निकली होती हैं। ये है टेप रूट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो और एक ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे माइकोराइजा। कुछ प्लांट्स में फंगस जो होते हैं वो हायर प्लांट्स के रूट के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। जब फंगस जो है, माइकोराइजा को समझिए, जो फंगस जो हैं वो हायर प्लांट्स की रूट के साथ एक ऐसा संबंध बनाएं जिससे प्लांट्स को भी फ़ायदा है और फंगस को भी फ़ायदा है, उसको माइकोराइजा कहते हैं। ऐसे फंगल एसोसिएशन को जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, और पाइनस की रूट में माइकोराइजा पाए जाते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए फंगस जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और वो खाना नहीं बना सकता तो वो पाइनस से खाना लेता है, फूड लेता है, तो दोनों को फ़ायदा होता है। साइकस में एक छोटी सी, देखिए इस तरह की साइकस के जो स्टेम नीचे बेसमेंट होता है जहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे इस तरीके की छोटी छोटी इस तरह की रूट्स पाई जाती हैं। इस तरह की रूट्स को कहते हैं कॉरेलॉइड रूट। ये जो डायग्राम में दिखाया गया है ये कॉरेलॉइड रूट्स हैं। तो ये कॉरेलॉइड रूट्स करता क्या है, इस कॉरेलॉइड रूट्स की अगर आप थोड़ा सा ट्रांसफर सेक्शंस को देखो तो कॉरेलॉइड रूट में एक जोन पाया जाता है, इसको कहते हैं एल्गल जोन, ये वाला जोन। और इस एल्गल जोन में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, एनाबीना नॉस्टा, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसका मतलब कॉरेलॉइड रूट का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो एब्जॉर्प्शन में नहीं है, वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो यहाँ पे जो डायग्राम यहाँ पे आपको शो किए गए हैं ये कॉरेलॉइड रूट्स के डायग्राम हैं। तो ये जो है मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम, और ये फिर उसके अंदर थोड़ा सा अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पे लीफ जो है, अगर हम लीफ को देखें तो जिम्नोस्पर्म में यूजुअली 3 तरह की लीफ आपको देखने को मिलेगी। जैसे टाइडोफाइट्स में हमने 2 देखी थी, ट्रोफोफिल एंड स्पोरोफिल। अब जो ट्रोफोफिल थी वो छोटी भी हो सकती थी, बड़ी भी हो सकती थी, राइट। तो वो हमने टाइडोफाइट्स में देखा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और फर्दर डाइवर्जन हो गया है। यहाँ पे एक तो होता है वेजिटेटिव लीफ जो खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस करेगी। ये सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है, राइट। अब सिंपल और कंपाउंड से मतलब क्या है, सिंपल लीफ जिसका मतलब ये जैसे लीफ है और ये मिड रिब तक कटी फटी नहीं है, सिंगल है। ये जो लेमिना है इसका कटा फटा नहीं है, और अगर कटा फटा भी है तो ये मिड रिब तक कटा फटा नहीं है, राइट। तो इस तरह की लीफ को कहते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ कहते हैं कि जैसे नीम की पत्ती है, आप देखोगे इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियाँ जो हैं यूँ कटी फटी होती हैं इस तरह की। तो मतलब यहाँ पे पहले क्या माना जाता था कि पहले कभी ये सिंगल रहा होगा इस तरीके से, लेकिन अब ये छोटे छोटे लीफलेट में कट गया है। तो इस तरह की लीफ को कहते हैं हम कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव लीफ हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं, मतलब वो कटी फटी भी हो सकती हैं मिड रिब तक, तो वो कंपाउंड कहलाएगी, और वो नहीं भी हो सकती है कटी फटी, तो वो सिंपल लीफ कहलाएगी। स्पोरोफिल लीफ ये हम पढ़ ही चुके हैं, टाइडोफाइट्स में भी वो सेम है। ये स्पोरेंजियम यहाँ पे ये बनाती हैं और ये स्पोरेंजियम स्पोर का निर्माण करती हैं। स्केली लीफ, ये जो स्केली लीफ होती हैं ये स्पोरोफिल को प्रोटेक्ट करती हैं, और ऐसा देखा गया है कि ये सब में नहीं पाई जाती, राइट। तो इनका यूजुअली काम जो है वो प्रोटेक्शन का है, थोड़ा सा हार्ड होती हैं ये बहुत ज़्यादा। तो आप जैसे कभी नॉर्थ ईस्ट या इधर हिमालय रीजन में कभी घूमने गए हों तो आपको उधर पाइनस के पेड़ काफ़ी दिखेंगे। पाइनस के पेड़ के नीचे आपको उसका कोन जो है वो गिरा हुआ मिलेगा। तो कोन को में जो लीफ लगी होती हैं वो स्केली लीफ होती हैं, बड़ी हार्ड होती हैं वो, राइट। तो कभी अगर उधर जाना हो तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, उधर जिम्नोस्पर्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे वैष्णो देवी साइड में और इधर जाओ आप तो उधर आपको ये नॉर्मली दिखेंगे। उधर पाइनस बहुत दिखेगा आपको, पाइनस, एफेड्रा और ये सब आपको काफ़ी कॉमन दिखेंगे। अब थोड़ा सा हम आते हैं, ये तो थे जनरल नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब थोड़ा सा इसके रिप्रोडक्टिव फेज पे आते हैं। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को थोड़ा सा स्टडी करें तो चूंकि हम ये तो अब हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये गैमेटोफाइट हैं या स्पोरोफाइट,
ऑब्वियसली स्पोरोफाइट है। क्यों? क्योंकि टाइडोफाइट और टाइडोफाइट से आगे अब जितने भी ग्रुप्स आएंगे वो सारे के सारे स्पोरोफाइट हैं। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे स्पोरोफाइट है। अब जब स्पोरोफाइट है तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, इसको आगे हम देखेंगे। राइट, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोसियस। यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिए, मोनोसियस और डायोसियस। अगर मेल और फीमेल मेल और फीमेल जो प्लांट्स हैं अगर वो डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं हैं, तो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वो डायोसियस कहलाते हैं। और अगर मेल और फीमेल प्लांट्स सेम है, मतलब एक ही है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट के अंदर डेवलप हो गए हैं, तो उसको कहते हैं हम मोनोसियस। यूजुअली जो है 90% से ज़्यादा जो है जिम्नोस्पर्म डायोसियस होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है पाइनस। तो पाइनस जो है, इसको ये एग्जांपल्स को आपको ध्यान रखना है कि जो पाइनस है वो मोनोसियस है, अदरवाइज सारे के सारे जो हैं यहाँ पे डायोसियस हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो एक ट्रिक है, ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा वो मोनोसियस और डायोसियस पूछता है पाइनस और साइकस में। तो पीएम की सीडी, जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, तो पीएम की सीडी एक ट्रिक है। तो पीएम बोले तो जैसे पीएम की सीडी कि पीएम साहब ने जो है कोई सीडी मंगाई, तो पीएम की सीडी की ट्रिक ये है कि पी बोले तो पाइनस और एम बोले तो मोनोसियस। इसका मतलब जो पाइनस है वो मोनोसियस होता है और सीडी साइकस डायोसियस, C4 साइकस D4 डायोसियस। तो मतलब पीएम साहब ने जो है कोई सीडी मंगाई, तो उसी में इसकी ट्रिक छुपी हुई है कि पीएम साहब मतलब P4 पाइनस, M4 मोनोसियस, मतलब जो पाइनस है वो मोनोसियस होता है और जो साइकस है CD में C और D है, तो C4 साइकस और D4 डायोसियस, मतलब जो साइकस है वो डायोसियस होता है। अब पाइनस और साइकस के अलावा अगर मान लो किसी और प्लांट्स का वो पूछता है, एफिड्रा डायोसियस, सेड्रस डायोसियस, राइट, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। और ये जो चीज़ है, ये वाला जो पॉइंट्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, मोनोसियस और डायोसियस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इनकी स्पोरिक कंडीशन को अगर देखें कि भाई यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं, अब देखिए ये मेन जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, तो ऑब्वियसली ये स्पोर बनाएगा, और स्पोर बनाएगा तो ये या तो होमोस्पोर होगा या हेटेरोस्पोर होगा। तो हायर प्लांट्स की तरफ जो है वो हेटेरोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी हेटेरोस्पोरिक, सारे प्लांट यहाँ पे हेटेरोस्पोरिक होते हैं, और ये दो टाइप के स्पोर बनाते हैं, मेगा स्पोर जो साइज़ में बड़े होते हैं, और मेगा स्पोर एंजियम के अंदर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर जो साइज़ में छोटे होते हैं, ये माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। मेगा स्पोर आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और माइक्रोस्पोर आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। अब जो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ये कहाँ पे बन रहे हैं? ये मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम में बन रहे हैं। और माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं स्पोरोफिल पे। तो देखिए यहाँ पे स्पोरोफिल भी दो तरह की होंगी, एक तो जो वो स्पोरोफिल जो माइक्रो स्पोरेंजियम को कैरी किए हुए हैं, और एक वो स्पोरोफिल जो मेगा स्पोरेंजियम को कैरी किए हुए हैं। तो वो स्पोरोफिल जो माइक्रो स्पोरेंजियम को कैरी किए हुए हैं उनको माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं। मतलब आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो स्पोरोफिल हैं वो यहाँ पे दो तरह की पाई जाती हैं, माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल क्या बनाएगी? माइक्रो स्पोरेंजियम बनाएगी, और माइक्रो स्पोरेंजियम आगे चल के क्या बनाएगी? माइक्रो स्पोर, और ये माइक्रो स्पोर आगे चल के क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। जबकि जो मेगा स्पोर है वो स्पोरोफिल है वो क्या बनाएगी? मेगा स्पोरेंजियम बनाएगी। मेगा स्पोरोफिल पे मेगा स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। मेगा स्पोरेंजियम कौन सा स्पोर बनाएगी? मेगा स्पोर, और यही मेगा स्पोर आगे चल के कौन सा गैमेटोफाइट बनाएगी? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई जो स्पोरोफिल लीफ हैं उनका इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। अब अगर यहाँ पे कभी कभी ना क्वेश्चन घुमा देता है, वो पूछ लेगा पाइनस में स्पोरोफिल कितनी तरह की पाई जाती हैं, जबकि अब देखिए पाइनस में जो है वो डायोसियस है, मोनोसियस है, वो तो मोनोसियस है, वहाँ पे मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं। तो जब एक ही में पाए जाएंगे तो वहाँ पे प्लांट एक ही है, लीफ एक नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वहाँ भी दो तरह की स्पोरोफिल पाई जाएंगी। कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा, उसको लगता है एक ही प्लांट्स में वो डेवलप हो रहे हैं तो यहाँ एक होगी, ऐसा नहीं है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम बना रही है वो माइक्रोस्पोरोफिल है, जो मेगा स्पोर बना रही है वो मेगा स्पोरोफिल। अब चूंकि वो दोनों अलग अलग प्लांट में अगर पाई जाती हैं तो डायोसियस, एक ही में पाई जाती हैं तो मोनोसियस, राइट, लेकिन वो पाई सब में जाएंगे।
अब जो एंजियोस्पर्म होता है वहाँ पे ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल नहीं पाए जाते। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वो स्टेमन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इवॉल्व हो गई हैं, और जो मेगास्पोरोफिल है वो आगे चल के कार्पल बना ली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि जो स्टेमेंस हैं वो किसके मतलब किससे सिमिलरिटी शो करता है जिम्नोस्पर्म में, माइक्रोस्पोरोफिल के, और जो कार्पल है वो किसके होमोलॉगस है, मेगास्पोरोफिल के। होमोलॉगस कहते हैं जो एक जैसा है, मतलब जो प्रीवियस ग्रुप में उसके जैसा फंक्शन परफॉर्म किया है, राइट। अब जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे जो स्पोरोफिल है, चाहे वो माइक्रो हो स्पोरोफिल हो चाहे मेगा स्पोरोफिल हो, ये यहाँ पे ग्रुप में पाई जाती हैं, और इसी ग्रुप को हम स्टोबाइलस कहते हैं। और ये स्टोबाइलस जो है जिम्नोस्पर्म में इन्हीं को फ्लावर की संज्ञा दी जाती है, राइट। हालांकि जिस तरह के फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं उस तरह के फ्लावर्स कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो स्टोबाइलस हैं, जो स्पोरोफिल का जो गुच्छा है, ग्रुप है, उसी को यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली फ्लावर टर्म तो यूज नहीं करते, लेकिन इट लुक्स लाइक नॉट कलरफुल। ये कलरफुल भी नहीं होता, बड़ा हार्ड होता है स्टोबाइलस, क्योंकि इसमें स्केली लीव्स पाए जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स में। लेकिन यहाँ से फ्लावर का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, जहाँ से स्टोबाइलस बना है। टाइडोफाइट में हमने सबसे पहले स्टोबाइलस देखा, तो वहाँ से धीरे धीरे अब यही स्टोबाइलस आगे चल के फ्लावर की तरह इवॉल्व होगा, राइट। तो स्टार्ट लुकिंग एज फ्लावर, मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि उसको फ्लावर कहते हैं, ये फ्लावर के जैसा दिखाई देता है, लेकिन कलरफुल नहीं होता, बड़ा हार्ड होता है। तो ये थोड़ा सा एग्जैक्टली फ्लावर वर्ड यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। अब जो यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी हैं वो सेम ट्री पे भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो मोनोसियस भी हो सकता है और डायोसियस भी हो सकता है, और कहाँ मोनोसियस होगा कहाँ डायोसियस होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे PM की CD कि तो जो P4 पाइनस जो है वो मोनोसियस होगा, और जो साइकस होगा वो डायोसियस होगा। अब बात आती है कि वही जो माइक्रो स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल है, यहाँ पे माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम तो है, लेकिन उनके अंदर माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर बनते कैसे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है हमें। तो होता क्या है कि जो न्यू सेल, जैसे अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखूं किसकी, मेगा स्पोरोफिल की, राइट। माइक्रो स्पोरेंजियम मेगा स्पोरेंजियम, इनको अगर मैं देखूं तो होता क्या है, सबसे पहले हम माइक्रो स्पोरेंजियम को देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो माइक्रो स्पोरेंजियम है वो कहाँ पाई जाएगी, माइक्रो स्पोरोफिल पे। तो देखिए ये है माइक्रो स्पोरोफिल। इस माइक्रो स्पोरोफिल पे जो है वेंट्रल सरफेस पे नीचे की तरफ देखो बहुत सारी माइक्रो स्पोरेंजियम लगी हुई हैं। इन माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर जो है माइक्रोस्पोर बनते हैं, राइट। अब कैसे बनते हैं, होता क्या है, माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल होती है, इसको कहते हैं SMC। अब स्पोर मदर सेल जो है चूँकि माइक्रोस्पोर बना रही है इसीलिए इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, MMC। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, और ये मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनाती हैं। कितने बनाएगी, 4। अब चूँकि यहाँ पे जो है जो मियोसिस है वो इस स्टेप पे हो रहा है, तो आगे जितने भी माइक्रोस्पोर बनेंगे उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या पाई जाएगी, N पाई जाएगी, राइट। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब माइक्रोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड हैं। ये माइक्रोस्पोर जो है यहाँ पे टाइडोफाइट्स में हम क्या पढ़ते थे कि ये माइक्रोस्पोर जो है वहाँ अगर बनते हैं तो वो फटने के बाद बाहर गिर जाते थे और वहाँ डेवलप होकर प्रोथैलस बनाते थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ ये जो माइक्रोस्पोर है ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही अंदर जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट का मतलब इसमें माइटोसिस होगा और ये आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। और चूंकि ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड स्पोर से बना है, माइक्रोस्पोर से बना है, तो ये भी हैप्लॉइड ही होगा। और ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये ऐसा नहीं है कि मल्टी सेलुलर स्टेज हो, इसमें सेल्स की संख्या बहुत लिमिटेड होती है, हार्डली 3 to 4, 4 to 5 की रेंज में मैक्स टू मैक्स सेल जाती हैं, अदरवाइज 2 to 3 मोर और लेस इनमें संख्या पाई जाती है। तो इसका मतलब हमने ये देखा है कि टाइडोफाइट्स में और ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में यहाँ पे गैमेटोफाइट बहुत ज़्यादा रिड्यूज, बहुत ज़्यादा
स्मॉल कंडीशन में, बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड कंडीशन में पहुंच गया है। तो यही तो इवोल्यूशन है कि इवोल्यूशन में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि स्पोरोफाइट बढ़ेगा, गैमेटोफाइट डाउन होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे गैमेटोफाइट कितना डाउन हो चुका है, और जब ये थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, इसमें माइटोसिस होता है और ये 2 to 3 सेल या 3 to 4 सेल स्टेज में पहुंच जाता है, तो इसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। और अब ये यहाँ से निकल के कहाँ जा सकता है, फीमेल पार्ट पे जा सकता है। इसका मतलब टाइडोफाइटा तक जो है वो स्पोर जस्ट निकल आते थे माइक्रोस्पोरेंजियम से, और वो बाहर आके जर्मिनेट होते थे, प्रोथैलस बनाते थे। प्रोथैलस में फिर सेक्स ऑर्गन बनते थे, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। इसका मतलब यहाँ पे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट ग्रुप है, यहाँ और यहाँ से आगे आपको एंथ्रीडियम नहीं मिलेगा। माइक्रोस्पोर डेवलप होके पॉलन ग्रेन बनाते हैं, और पॉलन ग्रेन ही ये मेल गैमेटोफाइट है। इसका मतलब जो पॉलन ग्रेन है, जो 2 to 3 सेल स्टेज जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे, 3 to 4 सेल स्टेज, वो ही मेल गैमेटोफाइट है, और उसी को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। और उसमें अब कोई एंथ्रीडियम नहीं बनेगा, उसी के अंदर अब मेल गैमेट्स डेवलप होता है। अब कैसे डेवलप होता है वो आगे हम जब केस स्टडी इफेड्रा की पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। हम इन चीज़ों को अभी फर्दर इतना ही हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ये तो आइडिया लग गया कि यहाँ पे एंथ्रीडियम नहीं बना है, और यहाँ माइक्रोस्पोर ने डेवलप होके जो है मेल गैमेटोफाइट बनाया है, और वही पॉलन ग्रेन है। और यही पॉलन ग्रेन अब 3 to 4 सेल स्टेज में मेल से फीमेल पे जाएगा, और मेल से फीमेल पे पॉलन ग्रेन के जाने को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं, राइट। तो ये तो रही बात माइक्रोस्पोरेंजियम की कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होती हैं, राइट। थोड़ा सा अब हम मेगास्पोरेंजियम को देखते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हल्का सा स्लाइटली वो हैं, डिफ़र हैं। यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो मेगा स्पोरेंजियम है, अच्छा या उससे पहले आपको यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो स्पोर हैं, देखिए जैसे स्पर्मेटोजोफाइट्स हैं जिसमें कि जिम्नो और एंजियो आते हैं, इनमें स्पोर जर्मिनेशन, और ख़ास तौर से मैं स्पोर जर्मिनेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर की बात कर रहा हूँ। तो ये इन स्पोरेंजियम के अंदर ही हो रहा है, इसीलिए इस तरह के स्पोर डेवलपमेंट को हम एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं। जबकि टाइडोफाइटा तक हमने क्या देखा था, एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट देखा था, क्योंकि टाइडोफाइटा तक हम स्पोर को स्पोरेंजियम के बाहर जर्मिनेट करवा रहे थे, बाहर आ जाता था तब वो जर्मिनेट करता था। लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में जो है वो स्पोरेंजियम से बाहर नहीं आते माइक्रोस्पोर, और वो स्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप होते हैं, इसीलिए इस तरह के डेवलपमेंट को हम एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो माइक्रोस्पोर है, अब ये जो माइक्रोस्पोर है आगे चल के क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और मेल गैमेटोफाइट को ही हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। और जो मेगास्पोर है ये जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हम फीमेल गैमेटोफाइट को डिस्कस नहीं किए हैं, थोड़ा सा जब हम उसको देखेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे एंथ्रीडियम नहीं पाए गए हैं, एंथ्रीडियम एब्सेंट होते हैं, ये मैं बता ही चुका हूँ। और एंथ्रीडियम जो है वो सिर्फ आपको टाइडोफाइटा तक ही कंसीडर करना है। इसका मतलब टाइडोफाइटा तक ही एंथ्रीडियम मिलेगा, उसके बाद जिम्नो और एंजियो में एंथ्रीडियम नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आर्चिगोनिया की क्या सिचुएशन है वो अब हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखिए थोड़ा सा हम आर्चिगोनिया को डिस्कस करते हैं कि भाई हमने जो मेल पार्ट है उसकी तो सारी सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली, किस तरीके से वो डेवलप हुए। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो मेगा स्पोरेंजियम है जो कि मेगा स्पोरोफिल पर पाई जाती हैं वो कैसे डेवलप हुई हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे ये मान लो मेगा स्पोरोफिल है, राइट। मेगा स्पोरोफिल का ये जो है वेंट्रल सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है। यहाँ पे क्या होता है, इस वेंट्रल सरफेस से मेगा स्पोरेंजियम जो इस तरीके से लगी होती हैं, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये जो मेगा स्पोरेंजियम मैं दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे कोई इस तरीके से मेगा स्पोरोफिल लगी रही होगी और उस पर इस तरीके से लगी है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है ये है मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो ये जो है मेगा स्पोरोफिल इस तरीके से यहाँ पे है ये, राइट। अब जो मेगा स्पोरोफिल है यहाँ पे इस तरीके से मेगा स्पोरेंजियम लगी हुई है,
तो मेगास्पोरेंजियम के बाहर की तरफ देखिए, आपको एक इंटेगुमेंट दिखेगा, एक लेयर दिखेगी, प्रोटेक्टिव लेयर। ये बाहर की तरफ जो लेयर दिख रही है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, राइट। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर एक टिश्यू भरा रहता है, इसको कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस है ये इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर इनिशियल स्टेज, जब मेगास्पोरेंजियम डेवलप हो रही होती है तो उस टाइम में न्यूसेलस वहाँ पर डेवलप हो जाता है। बाकी अंदर की जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो वो कुछ नहीं होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम। जब मेगास्पोरेंजियम पूरी मैच्योर हो जाती है तो होता क्या है, न्यूसेलस की कोई एक सेल साइज में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और ये जो है आगे यही सेल मेगास्पोर मदर सेल का काम करती हैं। किसका काम करेगी? मेगास्पोर मदर सेल का। और इसमें मियोसिस होगा और ये कितनी मेगास्पोर बनाएगी? 4 मेगास्पोर बनाएगी। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो हैं वो आपके डिजनरेट हो जाते हैं और एक जो मेगास्पोर है वो जिंदा रहेगा, सरवाइव करेगा। और यही आगे मेगास्पोर जो सरवाइव किया हुआ है ये आगे फिर से माइटोसिस करता है और माइटोसिस करके ये फीमेल गैमेटोफाइट बना देता है। क्या बना देता है? फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक तो है एंडोस्पर्म और दूसरा है आर्चीगोनियम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर आपने जो मेल गैमेटोफाइट बनाए थे वहाँ एंथ्रीडियम तो नहीं डेवलप किया था, लेकिन यहाँ आप आर्चीगोनियम की बात कर रहे हो। यही जिम्नोस्पर्म की ब्यूटी है कि यहाँ पे एंथ्रीडियम नहीं डेवलप हुआ है लेकिन आर्चीगोनियम यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे दूसरी ब्यूटी ये है कि जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हो तो आप पढ़ते होंगे कि वहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और वो ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एंडोस्पर्म जो बन रहा है ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया है और ये ट्रिप्लॉइड नहीं होता है, यहाँ पे ये क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। दैट्स द ब्यूटी, ठीक है। अब ये जो आर्चीगोनियम है इसके अंदर फिर से 2 चीज़ें पाई जाती हैं और ये फिर से 2 चीज़ें कौन सी हैं? वीसीसी वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल। और दूसरी चीज़ क्या पाई जाएगी? एग सेल। तो देखो यहाँ पे ये आर्चीगोनियम दिख रही है आपको, ये रही, और आर्चीगोनियम के अलावा ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? एंडोस्पर्म है। और इन दोनों को मिला के, आर्चीगोनियम और एंडोस्पर्म को मिला के हम क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये हमेशा आपको ध्यान रखना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल है, इस तरीके से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है उसमें मेगास्पोरेंजियम लगी होती है। मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ इंटेगुमेंट पाया जाता है। इंटेगुमेंट के अंदर एक टिश्यू भरा रहता है जिसको न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस शुरू से होता है, जब मेगास्पोरेंजियम बन रही थी तब से रहता है। इस न्यूसेलस की एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है जिसको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, एमएमसी, राइट। शॉर्ट में तो ये भी एमएमसी कहलाती है, क्योंकि एमएमसी जो है हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी कहा था, इसीलिए आपको फुल नेम यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और 1 सर्वाइव करता है। ये जो सर्वाइव मेगास्पोर है इसमें फिर से माइटोसिस होगा। अब देखिए चूँकि ये मेगास्पोर मियोसिस से बने हैं तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? हैप्लॉइड होगी बच्चों। अब ये जो मेगास्पोर है ये मेगास्पोर आगे डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट बना देता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड होता है और गैमेटोफाइट में गैमेटेंजियम बनेगा। अब चूंकि मेल गैमेटोफाइट में तो मेल गैमेटेंजियम यहाँ डेवलप नहीं होती है, इसलिए हमने एंथ्रीडियम नहीं पढ़ा, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेटेंजियम पाई जाती है। ये जिम्नोस्पर्म की ब्यूटी है। और फीमेल गैमेटोफाइट के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है एंडोस्पर्म जो कि हैप्लॉइड होता है और दूसरा पार्ट कहलाता है आर्चीगोनियम। इस आर्चीगोनियम के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक तो वेंट्रल कैनाल सेल पाई जाती है इसमें और एक एग सेल पाई जाती है।
इसका मतलब आपने जब टाइडोफाइट्स में जो है आर्चिगोनियम पढ़ी थी तो आपने वहाँ पर नेक कैनाल सेल्स भी पढ़ी थी, नेक रीजन भी पढ़ा था। इसका मतलब यहाँ पे नेक कैनाल सेल्स और नेक रीजन नहीं पाया जाता। इसका मतलब आर्चिगोनियम का साइज यहाँ पे और भी छोटा हो गया है। ठीक है, तो मैं एक अपने सेपरेट लेक्चर में एंथ्रीडियम आर्किगोनियम का जो कंपैरेटिव एवोल्यूशन है कि किस तरीके से वो ब्रायोफाइट से थे और आगे की तरफ इवॉल्व हुई हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हुआ है, उसको अलग से मैं किसी एक लेक्चर में कवर करूँगा। यहाँ हम उन चीज़ों की इतना डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो आर्किगोनियम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो आर्चिगोनियम है, ये जो मैंने डेवलपमेंट बताया है, एक सेल आर्चिगोनियम मतलब कहने का मतलब इसको ऐसे समझो कि न्यूसेलस में आर्च जो मैंने शुरू में बताया था कि एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है, ऐसा एक ही जगह नहीं होता है। न्यूसेलस में कई सारी जगह पे ऊपर के रीजन में, अपर रीजन में ऐसा कई सारी जगह पे होता है। इसका मतलब न्यूसेलस के अंदर जो है जो आर्चिगोनियम है उनकी संख्या एक से ज़्यादा पाई जाती है। जैसे अगर एक ही सेल ऐसा करती तो एक ही आर्चिगोनियम बनती, लेकिन जो न्यूसेलस है उसमें आर्चिगोनियम की संख्या एक से ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब न्यूसेलस में एक से ज़्यादा सेल्स जो मतलब इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो कई सेल्स एक साथ फॉलो करती हैं, तो फाइनली जो है आर्चिगोनियम जो है कई सारी बन जाती हैं। राइट, तो यहाँ कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि न्यूसेलस के अंदर जो आर्चिगोनियम यहाँ मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो आर्चिगोनियम यहाँ पाई जाएगी वो जो है एक से ज़्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि बहुत सारी न्यूसेलस सेल्स ने इस तरीके के डेवलपमेंट में एंट्री ले ली थी। ठीक है, अब जब ये दोनों चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं तो जो मेल गैमेटोफाइट है वो पॉलन ग्रेन के रूप में यहाँ पे आता है, और जो है यहाँ पे फिर वो जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स को एग सेल तक ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसको कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब हम जब केस स्टडी फेडरा की पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। यहाँ वो चीज़ें अभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो ये सारी चीज़ें वैसे मैं डिस्कस ही कर चुका हूँ। जैसे न्यूसेलस, अब न्यूसेलस जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर का जो भरा हुआ ऐसा उसी को कहते हैं। अब इसमें जो अंदर जो बन रहा है, हाँ, जैसे आर्चिगोनिया है विद एग्स और मेगा गैमेटोफाइट, तो मतलब मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं कि जो मेगा स्पोर आगे डेवलप होकर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाया है, तो इस फीमेल गैमेटोफाइट को ही मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं। राइट, तो ये टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मेल गैमेटोफाइट को हम माइक्रो गैमेटोफाइट भी कहते हैं क्योंकि वो माइक्रो स्पोर से डेवलप होने वाला गैमेटोफाइट है, और ये मेगा स्पोर से डेवलप हुआ है इसलिए इसको मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं, और ये इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में हमने आर्चिगोनिया और एंडोस्पर्म दोनों को पढ़ा है, इंटेगुमेंट में डिस्कस ही कर चुका हूँ। तो देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि टाइडोफाइट्स में हमने मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ इंटेगुमेंट नहीं देखा था, यहाँ इंटेगुमेंट डेवलप हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे सीड डेवलप हो सकता है। टाइडोफाइट्स में सीड डेवलप क्यों नहीं हुए? तो उसका यही तो कारण था। एक तो वहाँ पे जो फर्दर जो डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियो का, वो बाहर जो बहुत अंदर जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है, और वहाँ पे इंटेगमेंट नहीं पाया गया था। स्लेजिनेला के केस में जब हमने इसको स्टडी किया था तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे वो फर्दर जो डेवलपमेंट होगा आगे हम देखेंगे वो अंदर ही होगा मेगास्पोरेंजियम के, और देखो इंटेगमेंट बन चुका है। इसका मतलब यहाँ पे सीड बनने की कंडीशन डेवलप हो गई हैं, इसीलिए जिम्नोस्पर्म में सीड पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो डिस्कस किया है न्यूसेलस ने किस तरीके से मेगास्पोर बनाया और फिर किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, वो वही है कि न्यूसेलस जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है, और इसकी कोई सेल डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है एमएमसी, और यही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनाती है। 4 में से 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाएंगे और एक जो है फंक्शनल रहेगा, और वही आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट बना देता है। ठीक है, अब जो है देखिए ये भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ कि जो जो मेल गैमेटोफाइट है उसी को हम मेल गैमेटोफाइट को ही हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, और इसी में फर्दर जो आगे मेल गैमेट्स रहता है। दूसरा जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है ये भी मैं डिस्कस कर लिया हूँ कि यहाँ पे जो 2 पार्ट होते हैं, एक तो आर्चिगोनिया और एक एंडोस्पर्म। जो आर्चिगोनिया है उसके अंदर एग सेल पाया जाता है, और राइट तो फीमेल गैमेटोफाइट है। और जो अच्छा आर्चिगोनिया में एक और चीज़ पाई जाती है जो यहाँ मेंशन नहीं है, वीसीसी वेंट्रल कैनाल सेल। ठीक है, और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो भी
गैमेटोफाइट स्टेज जब फीमेल गैमेटोफाइट बना था तो उसी टाइम यहाँ पे बन गया था। अभी जबकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये जिम्नो और एंजियो का एक बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और वो हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अब एंडोस्पर्म का काम क्या है, आगे जो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसको न्यूट्रिशन देना। तो एंडोस्पर्म का काम न्यूट्रिशन देना है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वहाँ पर फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आर्चिगोनिया एंड एंडोस्पर्म। आर्चिगोनिया जो है उसी में एग सेल पाई जाती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैचुरेशन के बाद जो है फीमेल और मेल गैमेटोफाइट मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे तो इसी को हम जो है पॉलिनेशन कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट का फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ ट्रांसफ़र होना। लेकिन ये जो पॉलिनेशन है ये ज़रूरी नहीं, किस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पे 2 मोड बहुत ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं पॉलिनेशन के। या तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, या एयर के थ्रू। अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, और अगर एयर के थ्रू हो रहा है तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। अब जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहाँ पर वाटर के थ्रू होता है हाइड्रोफिली, और जो हायर जिम्नोस्पर्म हैं जैसे पाइनस है और ये है आपका एफेड्रा है, यहाँ पे एयर के थ्रू होता है, इसको एनिमोफिली कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो लोअर जिम्नोस्पर्म है वहाँ पे वाटर, देखिए उसी का एक यहाँ पे ब्रीफ वो बना दिया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, वहाँ वाटर के थ्रू होगा। अब जो वाटर के थ्रू होगा तो वहाँ पे मेल गैमेट्स को जो है मूव करके जाना होगा, तो इसलिए यहाँ पे मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, और मोटाइल होने के लिए यहाँ पे फ्लैजिला भी पाई जाती हैं। जबकि जो हायर जिम्नोस्पर्म है जहाँ एयर के थ्रू हो रहा है, एनिमोफिली जो टाइप को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ मेल गैमेट्स हवा से उड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो नॉन मोटाइल होते हैं, उनको और फ्लैजिला की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जो मेल गैमेट्स पाए जा रहे हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। पॉलिनेशन के बाद जो है मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है फाइनली फिर माइटोसिस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में, राइट। और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो बनने के बाद जो मेगास्पोरेंजियम था, देखिए यहाँ पे जो ओव्यूल टर्म है ये मेगास्पोरेंजियम के लिए ही यूज की जाती है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल ये सिनोनिम्स हैं जिम्नोस्पर्म में। तो आगे चल के ये जो मेगास्पोरेंजियम है एंजियोस्पर्म में, ये ओव्यूल में कन्वर्ट हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ओव्यूल वर्ड है ये मेगास्पोरेंजियम के लिए। तो जो जैसे ही वहाँ पे एम्ब्रियो बनता है तो जो मेगास्पोरेंजियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीड में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे सीड पाए गए हैं। और जो एम्ब्रियो है वो सीड में एनक्लोज हो गया, बंद हो गया है, राइट। और सीड जो जर्मिनेशन है उसके लिए वाटर चाहिए, और वाटर एब्जॉर्ब करके, जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वो सेल डिवीजन को एक्टिवेट करता है, और फिर से ये जो एम्ब्रियो उसके अंदर था ये फिर से वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बना देता है। इस तरीके से इनका लाइफ प्रोसीड होता है आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा है कि जो टाइडोफाइट्स हैं वो भी एम्ब्रियोफाइट्स हैं, मतलब एम्ब्रियो तो वहाँ पे बन रहा था लेकिन वहाँ पे सीड नहीं बनता, इसीलिए जो टाइडोफाइट्स होते हैं वो एम्ब्रियोफाइटा तो कहलाते हैं लेकिन स्पर्मेटोफाइटा नहीं है, राइट। तो इन टर्मिनोलॉजी को समझना है। जैसे एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं जहाँ पे एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, तो ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट्स के आगे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे एम्ब्रियोफाइट्स हैं। उसके बाद ट्रैकियोफाइट जहाँ पे वेस्कुलर बंडल डेवलप हो गए हैं, तो टाइडोफाइट्स और टाइडोफाइट्स से आगे जितने भी प्लांट्स हैं वो सब ट्रैकियोफाइट हैं। उसके बाद स्पर्मेटोफाइट, वो प्लांट जहाँ पे सीड डेवलप होना शुरू हो गया है वो स्पर्मेटोफाइट्स कहलाते हैं। जिम्नो और एंजियो स्पर्मेटोफाइट्स में आते हैं। तो इस तरीके से ये जो कैटेगरी की गई है इसको आपको ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म का जो सीड है इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है, इसमें 3 जनरेशन एक सीड में पाई जाती हैं। अब 3 जनरेशन कैसे, देखिए जनरेशन का मतलब एक तो पेरेंट स्पोरोफाइट, मतलब वो प्लांट जहाँ पे सीड बन रहा है, एक तो कुछ हिस्सा सीड में उसका होता है, सीड में कुछ हिस्सा गैमेटोफाइट का होता है, मतलब हैप्लॉइड पार्ट भी वहाँ पे होगा, और सीड में कुछ हिस्सा फ्यूचर स्पोरोफाइट का भी होगा। फ्यूचर स्पोरोफाइट मतलब जो टिश्यू मदर प्लांट में नहीं थे, आने वाले प्लांट का हिस्सा हैं, वो मदर प्लांट में नहीं थे और वो उसमें नए बने हैं लेकिन वो डिप्लॉयड हैं, इसलिए उनको फ्यूचर स्पोरोफाइट कहते हैं। तो ये 3 जनरेशन होती हैं। 3 जनरेशन को देखिए, जो स्टेस्टा, टैगमेन एंड पेरिस्पर्म हैं ये सीड के पार्ट हैं। अभी आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है नहीं, देखिए स्टेस्टा और टैगमेन ये सीड कोट जो बीच के चारों तरफ आवरण पाया जाता है ये उनके लिए यूज किए जाते हैं। आउटर लेयर को टेस्टा कहते हैं और इनर सीड कोट लेयर को टैगमेन कहते हैं। ये दोनों ही मदर प्लांट के हिस्सा हैं, फ्यूचर पेरेंटल स्पोरोफाइट का हिस्सा है।
और पेरिस्पर्म, न्यूसेलस कभी कभी एक छोटी सी लेयर के रूप में पाया जाता है, इसको पेरिस्पर्म कहते हैं। तो ये तीनों जो लेयर हैं सीड में, ये पेरेंटल स्पोरोफाइट हैं और ये डिप्लॉयड होती हैं। जहाँ भी कभी स्पोरोफाइट वर्ड आ रहा है वो डिप्लॉयड ही होगा, लेकिन ये पेरेंट प्लांट से डिराइव हुए हैं। एंडोस्पर्म जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, चूँकि यहाँ के सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है और एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है, और हैप्लॉयड जो स्ट्रक्चर वो किसका हिस्सा था, वो फीमेल गैमेटोफाइट का हिस्सा था। इसका मतलब यहाँ पे गैमेटोफाइट भी पाया जा रहा है एक ही सीड के अंदर। अब प्लूम्यूल, रेडिकल, सस्पेंसर, कॉटिलीडन्स, जब मैं एफेड्रा का एम्ब्रियोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा और फर्दर एंजियोस्पर्म में जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, अभी इनको आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो ये जो है ये फ्यूचर स्पोरोफाइट, मतलब जो आगे प्लांट बनने वाला है ये उसका हिस्सा है। ये पेरेंट्स से ड्राइव नहीं हुए, पेरेंट्स में ये नहीं पाए, मतलब पेरेंट टिश्यू का हिस्सा नहीं है, ये नए बने हैं सीड के अंदर, लेकिन डिप्लॉयड हैं, इसलिए इनको फ्यूचर स्पोरोफाइट बोला गया है। तो ये जिम्नोस्पर्म के सीड की बड़ी खास बात है कि एक ही सीड के अंदर 3 जनरेशन यहाँ पे पाई जाती हैं। अब आप बोलोगे सर क्या ये एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं? नो, एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्टेज नहीं पाई जाएगी। इसका मतलब एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती हैं। तो वहाँ पे आपको 2 ही स्टेज मिलेंगी, पेरेंटल स्पोरोफाइट और फ्यूचर स्पोरोफाइट, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जिम्नोस्पर्म में 3 स्टेज पाई जाती हैं, 3 जनरेशन पाई जाती हैं एक ही सीड के अंदर, जबकि एंजियोस्पर्म में 2 ही जनरेशन एक ही सीड के अंदर मैक्सिमम पाई जा सकती हैं। अब इनके लाइफ पैटर्न को अगर देखा जाए कि किस तरीके से इनका जो है लाइफ साइकिल फॉलो हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रीफली हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए जो ये प्लांट है इसमें मेल और फीमेल एक ही के अंदर हुए हैं, दिखाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये पाइनस है। पाइनस की लाइफ साइकिल को एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं। यूजुअली मेल और फीमेल जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में मोस्ट कॉमनली जो है अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं वो डायग्राम में पाइनस को दिखाया हुआ है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल हैं वो जो कोन बना रही हैं, वो जो ग्रुप बना रही हैं स्टोबिलाई, मेल स्टोबिलाई या पोलन कोन कहते हैं उसको, और जो मेगास्पोरोफिल जो ग्रुप में पाई जाती हैं उनको फीमेल स्टोबिलाई या ओव्यूलेट कोन कहते हैं, ठीक है। अब ओव्यूलेट कोन में क्या बनेगा, ओव्यूल बनेंगे। अब मैंने बोला ये है कि मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ओव्यूलेट कोन जिसको कि हम फीमेल कोन कहते हैं, या मेगास्पोरोफिल का जो कोन है वो मेगास्पोरोफिल के मिलने से बना है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेगास्पोरोफिल जैसे ये है, तो इस मेगास्पोरोफिल की वेंट्रल सरफेस, इधर की सरफेस पे बहुत सारी यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम पाई जाती है, और मेगास्पोरेंजियम को ही हम यहाँ पे ओव्यूल कह रहे हैं। टाइडोफाइट्स के जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल माना गया है, राइट। मतलब जो सिनोनिम्स है, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब मेगास्पोरेंजियम ही है जिसको हम ओव्यूल कह रहे हैं यहाँ पे। अब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोरोसाइट बनेगा। मेगास्पोरोसाइट मेगास्पोर मदर सेल के लिए यूज करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा और इससे फाइनली एक मेगास्पोर बनेगा। ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। मेगास्पोर के अलावा अब हम माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे भी माइक्रोस्पोरोफिल जो है कोन बना के पाई जाती हैं। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर स्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप हो रहे हैं। अब देखिए माइक्रोस्पोरोसाइट क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही माइक्रोस्पोरोसाइट कहते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसने मियोसिस किया, माइक्रोस्पोर बनाया, और उस माइक्रोस्पोर ने फर्दर जो है 3 सेल स्टेज में डेवलपमेंट किया, और उसी को 3 सेल स्टेज को या मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब वो जो है फिर पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ तक आ गया, वो फीमेल पार्ट तक आ गया। अब जब जो है मेल गैमेट जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू फीमेल पार्ट तक आ गया है, तो इसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पे जो है फीमेल पॉलन ट्यूब दिखाई है। पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है मेल गैमेट्स आता है, कैसे आता है, किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, वो हम आगे एफेड्रा के केस में देखेंगे जब हम एक स्पेसिफिक केस स्टडी देखेंगे। तो यहाँ पे जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जायगोट बनेगा। जायगोट फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो डेवलप कराएगा, और यहाँ पे जो फूड रिजर्व होता है वो एंडोस्पर्म में रिजर्व होता है, इसीलिए यहाँ पे एन स्टेज लिखी हुई है। और सीड डेवलप हो गए हैं, देखो इस तरीके से सीड पाए जाते हैं। सीड के अंदर चूँकि एम्ब्रियो है, और जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी ये एम्ब्रियो आगे जर्मिनेट होगा, और इस तरीके से स्पोरोफाइट मदर प्लांट फिर से बना देगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो है मेनली जो स्टेज आ रही हैं वो स्पोरोफाइट आ रही हैं,
और जो है गैमेटोफाइट स्टेज बहुत कम आ रही है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, मतलब डिप्लॉयड फेज कॉमनली पाई जाती है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, मतलब एक लीनियर डायग्राम के रूप में देखें, तो देखिए मेल स्पोरोफाइट, मेल स्पोरोफाइट के अंदर मेल कोन होगा, मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल पाए जाते हैं, और इन्हीं माइक्रोस्पोरोफिल को हम आगे चल के एंजियोस्पर्म में क्या बोलते हैं, स्टेमेंस बोलते हैं। इनमें माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम जो है पॉलन सैक भी कहलाते हैं आगे एंजियोस्पर्म में, राइट। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर आगे जर्मिनेट होकर क्या बना देते हैं, मेल गैमेटोफाइट। और इन मेल गैमेटोफाइट में सेल्स की संख्या हार्डली 3 to 4 पाई जाती है, और इसी को हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, और इसी के अंदर मेल गैमेट्स होता है, और ये जो मेल गैमेट्स है यही आगे फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा। अब जो फीमेल स्पोरोफाइट है उसमें फीमेल कौन पाई जाएगी। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल है ये हम किसी डायोसियस प्लांट का ले रहे हैं, जैसे साइकस, तो उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल होंगी, मेगास्पोरोफिल एंजियोस्पर्म में कार्पल कहलाती है। ये जो मेगास्पोरोफिल है आगे चल के इसमें मेगास्पोरेंजियम बनेंगी, यही मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहलाती है एंजियोस्पर्म में। देखो अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसी में मेगास्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होता है और इसमें मेगास्पोर बनते हैं। अब चूँकि मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं तो 4 में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और बचता कितना है, 1। ये मेगास्पोर आगे जर्मिनेट होगा और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं। इसमें 2 स्ट्रक्चर मेन होती हैं, आर्चिगोनिया और एंडोस्पर्म। आर्चिगोनिया में ही एग सेल पाई जाती है, और ये एग सेल और मेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर 2 तरीके का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जूडियो साइफोनोगेमी और साइफोनोगेमी। अब ये क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इन टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिए। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो इससे जाइगोट बनता है, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जाइगोट में फिर से माइटोसिस होगा, वो एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो जो है एक सीड के अंदर सेफ रहता है, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो सीड वहाँ जर्मिनेट करेगा और वो फिर से स्पोरोफाइट बना देगा। अब सीड जो है, सीड के अंदर क्या है, सीड के अंदर था कि भाई ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम प्लस एम्ब्रियो, राइट। अब सीड की स्ट्रक्चर आगे भी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आपको ये लाइफ साइकिल ध्यान रखनी है। अब जो टाइडोफाइट्स हैं, ये हालांकि मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो स्पोर जर्मिनेशन है, जो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर टाइडोफाइट्स में भी बन रहे थे, तो वहाँ पे जो स्पोर जर्मिनेशन है वो जो है बाहर हो रहा था, राइट। और वहाँ पे जो है एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो भी लॉन्ग टाइम तक मेगास्पोरेंजियम के अंदर नहीं परसिस्ट कर रहा था, इसीलिए वहाँ पे सीड नहीं बनते हैं। इस चीज़ को हम क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं टाइडोफाइट्स के केस में कि टाइडोफाइट्स में सीड क्यों नहीं बने हैं, राइट। इसको फर्दर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। जिम्नोस्पर्म जो है यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन पाई जाती है। ये पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या होता है, देखिए यूजुअली आप एक सीड से एक ही प्लांट निकलते देखते होंगे, इसका मतलब एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में एक बहुत ही कॉमन कंडीशन पाई जाती है, और ये जिम्नोस्पर्म में बहुत कॉमन है, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। ये जिम्नोस्पर्म में बहुत कॉमन है, लेकिन एंजियोस्पर्म में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। अब ये पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, इसको मैंने फर्दर स्लाइड के लास्ट में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस किया है, वहाँ हम इसको देखेंगे। लेकिन ये यहाँ बहुत मोस्ट कॉमन एक फीचर है, इसको ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म को जो है 2 डिस्टिंक्ट क्लासेज में बांटा गया है, साइकेडोफाइटा जो कि लोअर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और कॉनिफेरोफाइटा जो कि हायर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे जैसे 2 टर्म्स आई थी फर्टिलाइजेशन की, इनको समझ लेते हैं। देखिए कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है या तो जूडियो साइफोनोगेमी टाइप का होता है या साइफोनोगेमी टाइप का होता है, राइट। तो ये क्या है, टाइडोफाइट्स में मैंने टाइडोफाइट्स तक आपको ये बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो जूडियोगेमी टाइप का होता है, राइट। तो जूडियोगेमी, देखिए टाइडोफाइट्स तक आपको जूडियोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन 3 तरीके का होता है, जूडियोगेमी, जूडियो साइफोनोगेमी और साइफोनोगेमी। टाइडोफाइटा तक हमने जूडियोगेमी पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था, मेल गैमेट्स मूव करके आ रहा है और वो फीमेल गैमेट से मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे पॉलन ट्यूब नहीं बनती थी। मूव तो कर रहा है इसलिए वो जूडियो वर्ड आ रहा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पॉलन ट्यूब नहीं बन रही, इसीलिए सिर्फ जूडियोगेमी टर्मिनोलॉजी वहाँ पे हम यूज करते थे। यहाँ पे जो लोअर जिम्नोस्पर्म है, यहाँ एक क्या कंडीशन होती है कि
लोअर जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, राइट। मैंने ये ड्यूरिंग द जनरल कैरेक्टर डिस्कस भी किया है आपसे। तो मोटाइल होंगे तो वहाँ पे फ्लैजिला होती है, और फ्लैजिला होने के कारण वाटर में वो स्विम करके आते हैं फीमेल गैमेट्स तक। लेकिन फीमेल गैमेट्स जो मेगास्पोरेंजियम है उसके गेट तक वो स्विम करके आते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड फ्लैजिला। लेकिन उसके बाद मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो एंट्री होगी वो वहाँ पे, जैसे ये मेगास्पोरेंजियम का गेट है जिसको हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई थी, ये माइक्रोपाइल रीजन है। तो यहाँ पे वो मान लो ये मेल गैमेट्स आ गया, तो यहाँ से आगे वो अंदर जो आर्चिगोनिया में जाएगा तो ये पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएगा। तो इसका मतलब वो प्लांट से यहाँ तक कैसे आया, मूव करके आया, तो जूडियो। और यहाँ से मेगास्पोरेंजियम के गेट से आर्चिगोनिया तक कैसे गया, पॉलन ट्यूब के थ्रू गया। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब भी बन रही है, साइफन मीन्स होता है ट्यूब, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब भी बनती है और वो खुद मूव करके भी आया है। इसीलिए इस तरह के फर्टिलाइजेशन जहाँ पे मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला की हेल्प से वो मूव करके आते हैं फीमेल पार्ट तक, लेकिन फीमेल पार्ट के अंदर एंट्री पॉलन ट्यूब से हो रही है, इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं जूडियो साइफोनोगेमी। और ये लोअर जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहाँ पे ये देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारे हायर जिम्नोस्पर्म्स हैं वहाँ पे साइफोनोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। साइफोनोगेमी का मतलब कि वहाँ पे जो है पॉलन ट्यूब बनेगी, लेकिन वहाँ पे मेल गैमेट्स वाटर की हेल्प से, फ्लैजिला और इनकी हेल्प से मूव करके नहीं आते। तो साइफोनोगेमी में क्या होगा कि ये हायर जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है और ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। मेल गैमेट्स यहाँ पे नॉन मोटाइल होते हैं और फ्लैजिला यहाँ पे नहीं पाई जाती है। यहाँ पे पानी भी नहीं चाहिए, नो वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स तक किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक तो वो हवा से उड़ के आते हैं जिसको हम एयर पॉलिनेशन कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। और उसके बाद मेगास्पोरेंजियम के गेट से और अंदर आर्चिगोनिया तक वो पॉलन ट्यूब के थ्रू जाते हैं। इसीलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को, फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, साइफोनोगेमी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादातर मेंबर्स में साइफोनोगेमी टाइप का ही होता है, लेकिन जो इनिशियली कुछ मेंबर्स हैं प्रिमिटिव जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जूडियो साइफोनोगेमी टाइप का रिप्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। अब इवोल्यूशन सीक्वेंस अगर हम देखें इस फर्टिलाइजेशन का, तो सबसे पुराना माना जाता है प्रिमिटिव जूडियोगेमी को, जैसा कि हमने टाइडोफाइस्ट्रा तक देखा। उसके बाद जूडियो साइफोनोगेमी को, और फिर सबसे अपडेट है यहाँ पे साइफोनोगेमी। यहाँ थोड़ा सा हम मिस कर गए हैं उसको लिखना, तो यहाँ पे सबसे जो अपडेट है, तो जो साइफोनोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन है ये मोस्ट एडवांस है, जबकि जो जूडियोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन है ये प्रिमिटिव है। अब इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे जो पाइनस है वो टर्पेंटाइन ऑयल वहाँ से निकलता है। उसके बाद चिलगोजा जो है, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके सीड खाए जाते हैं। पाइनस जिरार्डियाना एक स्पीसीज का नाम है, इसी को चिलगोजा कहते हैं। कॉरेलॉइड रूट, इसको मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि कॉरेलॉइड रूट क्या होता है, वहाँ पे साइकस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो साइकस में जो इस तरीके का जो बेसमेंट पार्ट होता है जहाँ पे ग्राउंड लगा हुआ है, वहाँ पे इस तरीके के कॉरेलॉइड रूट्स पाई जाती हैं, जिसमें साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। सल्फर सॉवर, पाइनस में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में जब सल्फर के पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा बल्क में ये पॉलन ग्रेन रिलीज करता है, और इनका कलर येलो होने के कारण सल्फर येलो कलर के क्लाउड बन जाते हैं। और जो है इसी तरह के येलो कलर के क्लाउड्स को हम सल्फर सॉवर कहते हैं। और इस तरह की सिचुएशन जो है जब पाइनस में पॉलिनेशन होता है स्प्रिंग सीजन में, उस टाइम देखी जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सल्फर सॉवर जो वाला जो सिचुएशन है वो कहाँ पे देखा गया है। मैं जब जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर रहा था तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ डिस्कस की थी, पॉली एम्ब्रियोनी, कि भाई जो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन है ये जो है जिम्नोस्पर्म में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है कि किसी भी सीड के अंदर, सिंगल सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। और सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए ल्यूवेनहॉक, इन्होंने ऑरेंज में इसको डिस्कवर किया था। और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में मैंने देखा है कि पॉली एम्ब्रियोनी को किसने डिस्कस किया, कहाँ डिस्कस किया। पॉली एम्ब्रियोनी ब्रॉडली 3 टाइप की क्लासीफाई की गई है, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी और एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। बहुत ईजी है इसको समझना, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं कि भाई एक
मेगास्पोरेंजियम है। एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर मैंने बोला था कि एक से ज़्यादा आर्चिगोनिया पाई जाती हैं। इस तरीके से ये मेगास्पोरेंजियम है और इसके अंदर ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये आर्चिगोनिया है, और आर्चिगोनिया के अंदर क्या पाया जा रहा है, एग सेल पाई जा रही है। इसका मतलब एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक से ज़्यादा एग सेल हैं। अब एक से ज़्यादा एग सेल हैं तो सबका अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेगा। अब ये पूरा का पूरा मेगास्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो इस सीड के अंदर एम्ब्रियो एक से ज़्यादा बन गए कि नहीं, बन गए। क्यों? क्योंकि उसमें एग सेल एक से ज़्यादा थी। तो इस तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी को कहते हैं सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। भाई ये इसलिए बनी क्योंकि फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एग सेल का हुआ है। और ये एग सेल का फर्टिलाइजेशन क्यों हुआ एक से ज़्यादा का, क्योंकि एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी आर्किगोनिया पाई जाती हैं और आर्किगोनिया के अंदर एग सेल पाई जाती हैं। तो जब आर्किगोनिया बहुत ज़्यादा हैं तो एग सेल भी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो उनसे बनने वाले एम्ब्रियो एक सीड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए इस तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी को सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ये इसलिए डेवलप हुई क्योंकि एक मेगास्पोरेंजियम जो कि आगे सीड में डेवलप होने वाला है, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल कुछ भी कहिए, इसके अंदर एग सेल काफ़ी थे, राइट। दूसरा है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। नाम से ही क्लियर है, जैसे बना तो एक ही एम्ब्रियो था, लेकिन जब डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में एम्ब्रियो जो है किसी रीजन से स्प्लिट हो गया, दो एम्ब्रियो उसमें बन गए। अब ये दो एम्ब्रियो हैं तो एक ही सीड के अंदर, तो एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन गए कि नहीं। तो इस तरह का अगर कहीं पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप हो रहा है तो इसको क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कह रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, राइट। और ये क्यों होता है, ये स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियो के कारण होता है कि कोई सिंगल मान लो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था। भाई एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी आर्चिगोनिया थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है सबका फर्टिलाइजेशन हो। मान लो एक ही आर्चिगोनिया का फर्टिलाइजेशन हुआ, बाकी एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो बन तो यहाँ पे एक ही एम्ब्रियो रहा है। लेकिन ये एक एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा था तो किसी रीजन से ये स्प्लिट हो गया, दो एम्ब्रियो में स्प्लिट हो गया, 3 में हो गया, 4 में हो गया। तो एक ही सीड के अंदर कितने एम्ब्रियो बन गए, बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो बन गए। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग के कारण यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन डेवलप हुई है। तो इस तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी को हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। एक तीसरी जो पॉलीएम्ब्रियोनी है उसको कहते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। नाम से ही क्लियर है कि भाई एम्ब्रियो एक ही बन रहा है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन मेगास्पोरेंजियम के अंदर और भी तो बहुत सारे टिश्यू होते हैं। एंडो जैसे न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट हैं, ये सारे जो टिश्यू हैं ये डिप्लॉयड टिश्यू हैं। तो कभी कभी इन टिश्यू की सेल्स भी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। एडवेंटिव टिश्यू मतलब जो जो अदर टिश्यू थे मेगास्पोरेंजियम के, जो डिप्लॉयड टिश्यू थे, जैसे न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट हैं, ये भी तो डिप्लॉयड थे। तो कभी कभी इनकी सेल्स भी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। तो अगर एडवेंटिव टिश्यू के एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होने के कारण वहाँ पे एम्ब्रियोनी डेवलप हुई है, पॉलीएम्ब्रियोनी, तो इसको कहते हैं हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इस तरीके से आपको 3 तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी ध्यान रखनी है, सिंपल, क्लीवेज और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना है कि पॉलीएम्ब्रियोनी जो सिचुएशन है ये एंजियोस्पर्म में कॉमन नहीं है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं कहीं देखने को मिलेगी, वो टर्मिनोलॉजी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक टर्म आती है, जैसे मैंने ये बताया कि भाई यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो यहाँ पे वुडी नेचर होती है, यहाँ पे वुड डेवलप हो जाती है। वुड जो है सेकेंडरी ग्रोथ से बाद जो टिश्यू डेवलप होते हैं उससे डेवलप होती है। तो होमोजाइलस, अगर ऐसी वुड जहाँ पे जाइलम में सिर्फ ट्रैकीड्स पाए जाएं, वेसल्स नहीं पाए जाते, तो इस तरह की वुड को कहते हैं होमोजाइलस वुड। जैसे जो साइकस है, पाइनस है, यहाँ पे सिर्फ ट्रैकीड्स पाए जाते हैं जाइलम में, वेसल्स नहीं पाए जाते, तो इस तरीके की वुड को हम होमोजाइलस वुड कहते हैं। हेट्रोजाइलस वुड, अगर ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों पाए जाते हैं तो इस तरह की वुड को हम हेट्रोजाइलस वुड कहते हैं। जैसे नीटम है, फेड्रा है, वेलवेशिया, यहाँ पे वेसल्स पाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो वुड बनेगी वो हेट्रोजाइलस वुड होगी। अब जिम्नोस्पर्म जो वुड है, ये तो देखिए जाइलम में कितने कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं, ये उसके बेस पे टर्मिनोलॉजी डिफाइन हुई है। लेकिन जाइलम में सिर्फ ट्रैकीड्स और वेसल्स ही तो नहीं होते, जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। तो जाइलम पैरेन्काइमा के बेस पे भी 2 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हुई हैं जिम्नोस्पर्म वुड में। जैसे मेनोजाइलिक वुड, मेनोजाइलिक वुड कहते हैं कि अगर जाइलम पैरेन्काइमा बहुत ज़्यादा है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो ये अब जाइलम पैरेन्काइमा ज़्यादा होगा और वहाँ पर जो मेडुलरी रे हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड पाई जाती हैं, और मेडुलरी रे की जो सेल्स होती हैं वो भी पैरेन्काइमा होती हैं। तो ये जो लकड़ी है ये सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा, ये हमारे मतलब की नहीं है। जैसे साइकस, तो
तो साइकस की जो वुड है वो मेनोजाइलिक वुड है, इसका मतलब उसमें जो है जाइलम जो है पैरेन्काइमा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए साइकस की वुड को यूज नहीं कर सकते। लेकिन पाइनस की वुड को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा कम होता है, और जाइलम पैरेन्काइमा के साथ साथ वहाँ पर मेडुलरी रे भी कम है। अब जब पैरेन्काइमा कम है तो सॉफ्टनेस कम है, सॉफ्टनेस कम है तो हार्डनेस वहाँ पर बढ़ गई है, और हमारे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हार्ड जो जितनी हार्ड वुड होगी वो हमारे लिए उतनी ही अच्छी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों की जिम्नोस्पर्म के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं ये आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। आज हमने जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी किया प्रेजेंट वीडियो लेक्चर्स में, और हमने देखा कि टाइडोफाइट्स से अगर हम कंपेयर करें तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आगे की तरफ बढ़ चुकी है, राइट। और बस आप इनको अच्छे से समझिए, और इसमें बस ख़ास तौर से आपको यही ध्यान रखना है कि एंथ्रीडियम यहाँ नहीं मिलेगा, आर्किगोनियम यहाँ है, और जिम्नोस्पर्म वो लास्ट ग्रुप है जहाँ एंथ्रीडियम नहीं है और आर्किगोनियम है। जिम्नोस्पर्म में ना तो एंथ्रीडियम मिलेगा ना आर्किगोनियम मिलेगा, वहाँ पे आपको फर्दर जो है उनके रिड्यूस फॉर्म पाई जाएगी, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में। उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट लेक्चर आपको जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स को क्लियर करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।